इस देश में अपने ही देशवासियों को गुलामों की तरह इस्तेमाल करने वाली शक्ति ने राज किया। साल 2014 में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने पूरे देश को उसकी पूर्ण क्षमता का एहसास कराया। इतना ही नहीं, भारतवासियों को हम दुनिया में किसी से कम नहीं, ये आत्मविश्वास दिया, आत्मनिर्भर बनाया। इसी के बल पर आज भारत का झंडा दुनिया भर में शान से लहरा रहा है। देश भर में विकास और उत्साह की एक नई लहर दौड़ रही है। इंडिया का भारत तक का यह सफर मोदी जी की कठोर मेहनत का फल है। एक ओर भारत देश की नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो दूसरी ओर हिंदुत्व को भी एक नया तेज मिल रहा है। कार सेवक के रूप में राम मंदिर के लिए प्रयास करने वाले मेरे प्रिय प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर का सपना भी साकार किया है। बहुत सालों पहले एक नरेंद्र ने, स्वामी विवेकानंद जी ने सारी दुनिया को हिंदुत्व का महत्व समझाया, और आज एक नरेंद्र ने सारी दुनिया को हिंदुत्व की ताकत दिखाई है। हमारा सौभाग्य है कि यह ताकत दिखाने के लिए हम यहाँ हैं। मेरे और हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं विनती करती हूँ कि महाराष्ट्र के प्रेम के इस छोटे से उपहार को आप स्वीकार करें। मी आदरणीय केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर अण्णा मोहोळ, राजेशजी पांडे, गणेशदादा बिडकर, बापूदादा मानकर यांना विनंती करते की त्यांनी संत जगद्गुरु तुकाराम महाराज यांची पगडी, उपर्ण, वीणा तसेच तुकाराम महाराजांची प्रतिकृती देऊन आदरणीय मोदीजींचा सत्कार करावा। आपल्याला माहिती आहे की आत्ताच आपल्या पुणे विमानतळाला संत जगद्गुरु तुकाराम महाराजांचं नाव देण्यात आलेलं आहे। यासाठीही मी आपले धन्यवाद देते। आणि देशाचे पहिले प्रधानमंत्री असे आहेत की ज्यांनी देहू येथे भेट दिलेली आहे। ज्यांनी दोन सत्कार ज्यांनी पुण्याची पायाभरणी सोन्याचा नांगर फिरवून केली असे आपले महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय यांची प्रतिकृती देण्यासाठी मी शहराध्यक्ष भाजपा धीरजजी घाटे, त्याचसोबत राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दीपकजी मानकर, शिवसेना शहराध्यक्ष प्रमोद नाना भांगिरे, आरपीआयचे शहराध्यक्ष संजयजी सोनावणे यांना विनंती करते। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। लहुजी शक्ती सेनेचे संस्थापक व अध्यक्ष विष्णूजी कसबे, दिलीपजी कांबळे, सुनीलजी कांबळे, अमितजी गोरखे तसेच नितीनजी वायदंडे यांना मी विनंती करते की त्यांनी लहुजी साळवे यांची प्रतिकृती देऊन मोदीजींचा सत्कार करावा। मोदी जी, आपका सत्कार इसलिए भी कि आपने हाल ही में मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है, इसलिए मैं महाराष्ट्र की तरफ से और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहलाने वाले पुणे शहर की तरफ से आपको धन्यवाद करती हूँ। मी उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांना विनंती करते की त्यांनी या विशाल जनसभेस संबोधित करावं। आपल्या देशाचे विकास पुरुष लोकप्रिय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवलेजी, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधरजी मोहोळ, चंद्रकांत दादा पाटील, दिलीप वळसे पाटील, खासदार उदयनराजे भोसले, उपसभापती नीलमताई गोरे, सर्व सन्माननीय आजी माजी खासदार, आमदार, महायुती घटक पक्षांचे उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय अध्यक्ष, तसंच महायुतीचे पुणे जिल्ह्यातील, पुणे शहरातील उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय उमेदवार, जमलेले पुणेकर,
जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून शहराच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले माझे सगळे प्रतिष्ठित नागरिक, मतदार बंधू भगिनी, पत्रकार मित्र आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, आज कार्तिक एकादशी. मी सुरुवातीलाच आपल्याला सगळ्यांना कार्तिक एकादशीच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. पुण्याच्या ऐतिहासिक पावनभूमीमध्ये पुणे जिल्ह्याच्या आणि शहराच्या पिंपरी चिंचवडच्या महायुतीच्या उमेदवारांची जाहीर सभा आज मोदी साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी होतीये. प्रचंड संख्येने पुणेकरांनी प्रतिसाद दिलाय, त्याबद्दल पुणेकरांना मी मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो. नेहमीच पुणेकरांनी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्यावर मनापासून प्रेम केलं, मनापासून पाठिंबा दिला. देशाचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशाचा भौतिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकास होतोय. आम्ही महायुतीचे घटक पक्ष सुद्धा देशात सुरू असलेल्या विकासाची परंपरा महाराष्ट्रात देखील पुढे घेऊन जाण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. आदरणीय मोदी साहेब हे विकासाचं विजन असलेले नेते आहेत. आदरणीय मोदी साहेबांच्या दूरच्या दृष्टीतून देशाचा विकास वेगाने होतोय. महायुतीचं सरकार देखील त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राचा गतिमान विकास करेल. आपल्या सर्वांच्या पाठिंब्याने महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग कित्येक पटीनं वाढवला जाईल, अशा प्रकारची ग्वाही देखील मी आपल्याला सर्वांना त्यांच्या साक्षीने देतो. आज निवडणुका म्हटल्यानंतर आरोप प्रत्यारोप होतात, वेगवेगळे नेतेगण येतात, आपली आपली भूमिका मांडतात. परंतु गेले काही वर्ष एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली देवेंद्रजी असतील, मी असतील किंवा आमचे मंत्रिमंडळातील सहकारी असतील, निव्वळ महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास कसा होईल. मगाशी मुरलीधर मोहोळजींनी केंद्र सरकारच्या वतीनं तुमच्या माझ्या महाराष्ट्रामध्ये ज्या प्रचंड मोठ्या योजना चाललेल्या आहेत त्याचा उल्लेख केला. मला पुणेकरांना सांगायचंय आणि या सभेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला सांगायचंय, देशात तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याचा मान या देशातल्या 140 कोटी जनतेने मोदी साहेबांना दिलेला आहे. आज ते तिथं विराजमान झालेले आहेत. पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये तुमच्या माझ्या महाराष्ट्रातलं एक महत्त्वाचं बंदर वाढवण बंदराला 75 पाऊण लाख कोटी रुपये देण्याचा निर्णय हा मोदी साहेबांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला. खूप महत्त्वाचा निर्णय. जगातली 10 बंदरं आहेत, त्याच्यातलं एक ते बंदर होणार आहे. एवढी चांगली साईट तिथं आहे. 25 वर्ष कुणाला करता आलं नाही ते त्या ठिकाणी मोदी साहेबांनी करून दाखवलंय. आपल्याला आपल्या राज्यामध्ये पुन्हा महायुतीचं सरकार आणायचंय. त्याकरता तुमचे आशीर्वाद इथं बसणाऱ्या सर्व आम्हा उमेदवारांना हवे. तुमचं पवित्र मत हे आम्हाला हवंय. आमची खूण आहे काही ठिकाणी कमळ, काही ठिकाणी धनुष्यबाण आणि काही ठिकाणी घड्याळ. हे गुण आपण लक्षामध्ये ठेवा आणि त्याच्यातून काम करत असताना आम्ही ज्या योजना दिल्या, ज्या योजना आज महाराष्ट्रामध्ये लोकप्रिय झाल्या, मग माझी लाडकी बहीण योजना असेल, 2,30,00,000 गोरगरीब महिलांना सर्व जाती धर्माच्या या योजनांचा लाभ देण्याचं काम आम्ही करतोय. आज त्यांना त्याचा लाभ मिळतोय. दिवाळी साजरी झाली, बाजारामध्ये चांगल्या प्रकारचा उठाव पाहायला मिळाला. माझ्या शेतकऱ्यांना 3, 5, 7.5 हॉर्सपॉवरची मोटार आपण तिथं वीज माफी केली. माझ्या तरुणींना एक चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण देण्याच्या करता आपण त्यांना मानधन सुरू करतोय. त्याच्यामध्ये 6,000, 8,000, 10,000 रुपये देतोय. अशा खूप योजना आहेत. 3 गॅस सिलेंडरची योजना आहे, त्याच्यामध्ये मुलींना मोफत शिक्षणाची योजना आहे. ह्या सगळ्या योजनांना आम्हाला 75,000 कोटी रुपये लागत होते, पाऊण लाख कोटी. आपलं बजेट आहे 6.5 लाख कोटीचं. पुणेकरांनो नीट ऐका, 6.5 लाख कोटीमध्ये 3-3.5 लाख कोटी पगाराला, पेन्शनला आणि घेतलेल्या कर्जाचं व्याज द्यावं लागतं. राहिलेल्या 3 लाख कोटीमध्ये ह्या योजना बसवाव्या लागतात. आणि आम्ही योजना केल्या त्यावेळेस त्यांनी तिजोरी खाली केली, राज्याला कंगाल केलं, त्याच्यामध्ये दिवाळखोरी काढली, वाटेल ते आरोप केले. आज पंचसूत्री कार्यक्रम त्यांचा आलाय. त्यांनी ज्या योजना दिल्या ना पुणेकरांनो, त्याची बेरीज मी मारली, लाभार्थींचा विचार केला.
3,00,000 कोटी रुपये त्या योजनांना लागतात. त्यांच्या शहाण्यांनी राज्य चालवलं होतं का? 3.5 लाख कोटी ह्याला आणि 3 लाख कोटी त्याला. विकास कशाचा करायचा? निव्वळ जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम चाललंय. मी पंतप्रधानांच्या साक्षीने तुम्हाला सांगतो, आजपर्यंत मी जे बोललोय ते खरं बोललोय. वचनपूर्तीचं राजकारण केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये एकनाथराव, देवेंद्रजी, मी आणि माझे सहकारी कुठं कमी पडणार नाही हा शब्द देखील मी तुम्हाला देतो. आणि इथून पुढच्या काळामध्ये राज्याला प्रगतीपथावर नेत असताना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा तुमच्या माझ्या राज्याला मोठ्या प्रमाणावर विकासाच्या बाबतीमध्ये कसा फायदा करून घेता येईल याकरता हे महाराष्ट्र सरकार कुठं कमी पडणार नाही याबद्दलची ग्वाही देतो. त्याकरता आणि आपण सुरू केलेल्या योजना पुढे 5 वर्ष चालवण्याच्या करता तुम्ही महायुतीच्या सन्माननीय उमेदवारांना तिथं कमळ, घड्याळ आणि धनुष्यबाण याला आपलं पवित्र मत देण्याचं मी आव्हान तुम्हाला सगळ्यांना करतो. केंद्राच्या विचाराचं जर राज्य सरकार आलं तर त्याच्यातनं तुमच्या माझ्या राज्याचा फायदा आहे. आपल्या सांध्यापासून बांध्यापर्यंत जनतेचा फायदा आहे. तो फायदा आपण मोठ्या प्रमाणावर घेण्याच्या करता ते तुमच्या हातात आहे, तुमच्या पवित्र मतामध्ये. त्याकरता आपण सर्वांनी आपल्या राज्यामध्ये पुन्हा मोठ्या संख्येने महायुतीचे उमेदवार विजयी करावेत. गेल्या वेळेस खूप मोठी ताकद आपल्या जिल्ह्यांनी, आपल्या शहरांनी या महायुतीला दिली. त्याच्यामध्ये आणखीन वाढ करण्याचा प्रयत्न करा. तुम्ही टाकलेल्या विश्वासाला आम्ही उमेदवार कुठेही तडा जाऊन देणार नाही हा शब्द मोदी साहेबांच्या साक्षीने देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपण सर्वजण ज्या गोष्टीची आतुरतेने वाट बघत आहोत असे आपले लाडके पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या भाषणाची वेळ आता आलेली आहे. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अनुरोध करती हूं कि आप इस विशाल जनसभा को संबोधित करें. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. आमचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांना मी कोटी कोटी नमन करतो. अष्टविनायकाला मी नमन करतो. पुण्यातील लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या भावांना माझा नमस्कार. मैं देख रहा हूं वहां कोई सज्जन हमारी मां की बहुत बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं. ये कोई सज्जन है जो मोदी को भी उठा के खड़े हो गए हैं. मैं आपका बहुत आभारी हूं. बच्चे भी बहुत कुछ बना के ले आए हैं. कोई इनको कलेक्ट कर ले भाई. जो लाए हैं पीछे अपना नाम पता लिख दे ताकि मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा. आपका ये प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है. ये जो बाकी लोग भी जो अपना बैनर लेके खड़े, पीछे वालों को दिखता नहीं है. आप तो सब समझदार हैं. हाँ, शाबाश. ये जो सज्जन लाए हैं जरा कोई कलेक्ट कर ले उनसे पीछे, ताकि पीछे लोग परेशान न हो. आप अपना आता पता लिख देना, मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजूंगा. मैं आपका बहुत आभारी हूं आपके इस प्यार के लिए. साथियों, मैं पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के अलग अलग
इलाकों में गया हूं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ऐसा भरपूर जन समर्थन पूरे महाराष्ट्र में और आज पुणे का ये प्यार, ये स्नेह और मुझे यहां आने में देर हुई इसलिए नहीं कि मैं देर से आया था, पर पूरे रास्ते भर इतनी तादाद में लोग खड़े थे कि उनको नमस्ते करते करते आने में भी मैं शायद फिर भी उन सबको न्याय नहीं कर पाया, लेकिन जो पूरे रास्ते पर मैंने उमंग और उत्साह देखा, नौजवानों का समर्थन देखा, साथियों ये बता रहा है महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति सरकार, महाराष्ट्र में फिर एक बार, महाराष्ट्र में फिर एक बार। साथियों, पुणे और बीजेपी का रिश्ता विचार, संस्कार और आस्था का रिश्ता है। पुणे ने हमेशा बीजेपी के विचार और विजन का भरपूर समर्थन किया है। मैं इस विश्वास के लिए पुणे की जनता का हृदय से आभारी हूं। मैं आपको ये भरोसा दिलाने आया हूं, महायुति की नई सरकार पुणे और महाराष्ट्र के विकास के लिए और तेजी से काम करेगी। आने वाले 5 वर्ष पुणे के विकास की नई उड़ान के वर्ष होंगे। साथियों, पुणे के लोगों को सशक्त बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री तीनों की जरूरत है। हमने इसके हर पहलू पर काम किया है। पिछले 10 वर्षों में विदेशी निवेश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और पिछले 2.5 वर्षों में जो भी कंपनी निवेश के लिए भारत आ रही है, उसकी पसंद की लिस्ट में हमारा महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। पुणे और इस क्षेत्र को इस निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल रहा है। ये निवेश जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्रों में आया तो यहां कंपनियों की संख्या बढ़ी, यहां मौजूदा कंपनियों का विस्तार भी हुआ। ये निवेश जब स्टार्टअप में हुआ तो पुणे के उद्यमशील युवाओं को इससे लाभ हुआ, युवाओं के लिए भी रोजगार के अनगिनत अवसर पैदा हुए। पुणे का ऑटोमोबाइल उद्योग तो पूरे देश में हमेशा से ही धाक जमाता रहा है। यहां हो रहे निवेश ने इस सेक्टर के लिए भी
संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। साथियों, पुणे की कनेक्टिविटी को लेकर भी महायुति की सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। आपकी आकांक्षाएं मेरे लिए आपका आदेश है। आपके सपने मेरे लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा है। आपकी आवश्यकताएं मेरी सरकार की योजनाओं का आधार है। आपका जीवन आसान हो, ये मेरी प्राथमिकता है। ये महायुति की प्राथमिकता है। इसलिए आज पुणे में मेट्रो रेल सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट सेक्शन रूट पर मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। स्वारगेट कात्रज सेक्शन रूट पर तेजी से काम हो रहा है। ट्रैफिक की गति बढ़ाकर नई संभावनाओं को नई उड़ान देना, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए इंट्रासिटी और इंटरसिटी दोनों नेटवर्क पर काम हो रहा है। पुणे की ईस्ट और वेस्ट आउटर रिंग रोड पर भी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। खोपोली खंडाला मिसिंग लिंक के लिए 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। पुणे आउटर रिंग रोड पर भी 10,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हम पुणे को 21वीं सदी के वेल कनेक्टेड सिटी बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज कार्तिक एकादशी है। पंढरपुर में यात्रा है तो पालकी मार्ग की चर्चा भी स्वाभाविक हो जाती है। जगतगुरु तुकाराम महाराज पालकी मार्ग और संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग, इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन मार्गों को तैयार करने में 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आमच्या वारकऱ्यासाठी ही आमची समर्पित सेवा है। साथियों, महाराष्ट्र में विकास कार्यों की एक गति अभूतपूर्व है। लेकिन आपको याद रखना है, महायुति से पहले महाराष्ट्र में जो लोग सरकार चला रहे थे, उनके पास आपको बताने के लिए एक काम नहीं है। अघाड़ी के 2.5 साल तो हमारे प्रोजेक्ट पर रोक लगाने में ही बीत गए। यही कांग्रेस और उसके साथियों का कल्चर है। इसलिए महाराष्ट्र भी जान गया है, विकास का केवल एक ही विकल्प है, महायुति की सरकार। भाजपा महायुति
आहे तर गती आहे. महाराष्ट्राची प्रगती आहे. साथियों, आज महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस की करतूतों का काला चिट्ठा पड़ोसी राज्य कर्नाटका में देख रहे हैं. कर्नाटका में कांग्रेस ने झूठ का वही टेप रिकॉर्डर बजाकर वोट मांगे, हवाई वादे किए. सरकार बनी तो कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए. अब वादे पूरे करने की जगह कांग्रेस ने जनता से वसूली का अभियान चलाया हुआ है. कर्नाटका में आए दिन कोई न कोई घोटाला सामने आ रहा है. यानी कर्नाटका में कांग्रेस जनता को खुलेआम लूट रही है. आरोप है कि लूट का यही पैसा महाराष्ट्र में भेजकर चुनाव लड़वाया जा रहा है. अगर हमें महाराष्ट्र को बचाना है तो कांग्रेस नाम की इस आफत को दूर ही रखना है. साथियों, पूरा देश इन दिनों कांग्रेस का एक और विश्वासघात देख रहा है. कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास किया है. जो लोग संविधान की किताबें देश को दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र में कोरे कागजों वाली किताब बांट रहे हैं, जरा मैं उनको पूछना चाहता हूं. 6-6, 7-7 दशक तक उन्होंने देश पर राज किया है. जरा बताएं, बाबा साहब आंबेडकर ने बनाया संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू क्यों नहीं हुआ? 6-6, 7-7 दशक तक बाबा साहब का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं था. आपको भी सुनकर के शायद आश्चर्य होता होगा, लेकिन ये सच्चाई है. जम्मू कश्मीर में अलग विधान था. भारत का संविधान वहां नहीं चलता था. वहां का विधान अलग, वहां का प्रधान अलग, वहां का निशान अलग. 6-6, 7-7 दशक तक पहली बार बाबा साहब का संविधान जम्मू कश्मीर में तब पहुंचा जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया. इन्होंने 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि भारत का संविधान वहां घुस नहीं सकता था. आपके आशीर्वाद से 140 करोड़ देशवासियों की प्रबल इच्छा शक्ति से आपके इस सेवक मोदी ने 370 को जमीन में गाड़ दिया है.
370 जिसने कश्मीर को भारत से काटने का काम किया, 370 जिसने कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को हवा दी, 370 जिसने कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया, बीजेपी ने उसे खत्म करके कश्मीर में तिरंगा फहराया है। हमने कश्मीर में शांति बहाल की, अलगाववादियों के मंसूबों को नाकाम किया। जिस लाल चौक में कभी हिंदुस्तान के तिरंगों को जूते के नीचे रौंदा जाता था, आज शान से लाल चौक में तिरंगा झंडा फहरता है। इस बार दिवाली में लोगों ने देखा है, कश्मीर के लाल चौक में दिए जगमगा रहे थे, हजारों दिए जगमगा रहे थे और लोग बड़ी शान से दीपावली का त्योहार मना रहे थे। लेकिन कांग्रेस और उसके सभी चट्टे बट्टे साथी फिर से जम्मू कश्मीर में 370 लागू करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पास कर रही है। मैं पुणे के मेरे देशभक्त भाई बहन, मैं आपसे पूछता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप पूरी ताकत से जवाब देंगे। कश्मीर में फिर से 370 लागू करना, ये किसकी मांग है? किसकी मांग है? ये किसकी बात है? साथियों, पिछले 70 साल से ये भाषा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बोलता रहा है और आज जो भाषा पाकिस्तान बोलता था वो भाषा कांग्रेस बोल रही है, उसके चट्टे बट्टे बोल रहे हैं। साथियों, शाम का समय है, पुणे की नगरी है। देशवासियों को 370 का हमारा जो निर्णय है, जिसको उलटने का कांग्रेस खेल खेल रही है, उनको दिया दिखाना जरूरी है। आप अपना मोबाइल फोन निकालिए और अपने मोबाइल फोन से फ्लैश लाइट चलाइए, जरा मंच वाले भी जलाएं। देख लें देश के लोग, ये 370 हटाने का समर्थन है। देश अब कश्मीर को दूर रखने के लिए तैयार नहीं है। ये रोशनी दिखा रही है कि मेरे महाराष्ट्र के लोग उनकी देशभक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जम्मू कश्मीर में 370 की वापसी की बात न कभी ये देश स्वीकार करेगा और मेरा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती कभी स्वीकार नहीं कर सकती। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार ने हमेशा मिडिल क्लास को प्राथमिकता दी है। मैं ये मानता हूं कि मिडिल क्लास देश की रीढ़ होता है। ये मिडिल क्लास ही है जो ये वेल्थ क्रिएट करता है, वेल्थ जनरेट करता है।
अगर आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे मध्यम वर्ग का ही है। मध्यम वर्ग प्रगति कर रहा है तभी देश प्रगति कर रहा है। इसलिए बीते 10 वर्षों में हमने मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए नई नीतियां बनाई, नए फैसले लिए। आज 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स जीरो कर दिया गया है, जीरो। सालाना 10-12 लाख रुपया तक पर टैक्स को बहुत कम किया गया है। इसका बहुत अधिक लाभ पुणे जैसे हमारे शहरों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को मिला है। हमारा ये भी प्रयास रहा है कि मिडिल क्लास को बीमारियों के इलाज पर कम से कम खर्च करना पड़े। पीएम जन औषधि केंद्र में 80% डिस्काउंट पर दवाओं से मिडिल क्लास के 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। हार्ट के स्टेंट्स, नी इम्प्लांट्स, इनको सस्ता करना, इस फैसले से मेरे मिडिल क्लास के भाई बहनों को फायदा हुआ है। इससे लोगों के 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचत हुई है। और अब हमने आयुष्मान योजना के भी मिडिल क्लास के बुजुर्गों को भी कवर कर लिया है। इसका बहुत बड़ा फायदा पुणे जैसे शहरों में रहने वाले 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को होगा। यहां उपस्थित मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपके परिवार में माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची जो भी 70 साल से ऊपर के हैं और अगर उनको बीमारी में कोई खर्च होता है, पहले वो जिम्मा आप पे सर पर था, अब वो जिम्मेवारी आपकी नहीं है, ये उनका बेटा मोदी संभालेगा। आयुष्मान वय वंदना कार्ड से अब उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने एक गारंटी आपको दी थी और अब मोदी ने अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई है। साथियों, हमारी सरकार गरीबों को तो पक्के घर बनाकर दे रही है, मिडिल क्लास के घरों के लिए भी सब्सिडी दे रही है। हमने रेरा जैसा कानून बनाकर मिडिल क्लास के सपनों के घरों को सुरक्षित किया है। साथियों, मिडिल क्लास का एक प्रमुख खर्च बच्चों की एजुकेशन पर होता है। हाल में ही हमने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत जो भी युवा हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहता है, बेटा हो या बेटी, बिना गारंटी के अब आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी गारंटी आपका सेवक मोदी है। 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, और ये लोन बहुत सस्ता होगा, इसमें ब्याज पर भी छूट होगी। मिडिल क्लास परिवार बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर भेजने में बहुत खर्च करते हैं। बीते 10 साल में मेडिकल लाइन में हमने 1 लाख नई सीटें जोड़ी है। अब हमने तय किया है कि आने वाले 5 सालों में मेडिकल की 75,000 नई सीटें और जोड़ी जाएगी। इससे भी
मिडिल क्लास के बच्चों का बहुत पैसा बचेगा, उन्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, पुणे, ये मेरा पुणे तो स्टार्टअप का हब है। हाल में हमने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। हमने स्पेस स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड बनाने का निर्णय लिया है। जो युवा साथी रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिसर्च फंड हमने बनाया है। नौजवानों को नौकरियां मिले, इसके लिए हमने विशेष पीएम पैकेज घोषित किया है। इसके तहत बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की योजना शुरू भी हो चुकी है। कंपनियों में पहली जॉब पर प्रोत्साहन देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है। महायुति की सरकार ने महाराष्ट्र की संस्कृति के संरक्षण और प्रसार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महाराष्ट्र के लोग दशकों से मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। और मैं मानता हूं, अगर पूरे हिंदुस्तान में मराठी भाषा के अभिजात दर्जे से पुणे को जितनी खुशी हुई होगी ना, शायद किसी और को नहीं हुई होगी। कांग्रेस की सरकारों ने, अगाड़ी के नेताओं ने हमेशा इसकी अनदेखी की। हमारी सरकार ने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देकर अपना दायित्व निभाया है। हम महाराष्ट्र की विरासत को संरक्षित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जहां क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था, वहां सावित्रीबाई फुले स्मारक बनाया जा रहा है। तुलापुर में धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज समाधि स्थल पर भव्य स्मारक बनाया जा रहा है। श्री संत संताजी जगनाड़े महाराज समाधि स्थल को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। आंबेगांव शिव सृष्टि के काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। महायुति की सरकार ने आद्य क्रांति गुरु लहूजी वस्ताद साल्वे संग्रहालय बनाने का फैसला भी किया है। साथियों, ये काम बहुत पहले ही होने चाहिए थे, लेकिन विदेशी मानसिकता की गुलाम कांग्रेस ने महाराष्ट्र की संस्कृति से अपनी नफरत के कारण ये काम नहीं होने दिया। साथियों, कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने हमेशा महाराष्ट्र का अपमान किया है। ये धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अगर कसीदे पढ़ते हैं तो औरंगजेब की शान के कसीदे पढ़ते हैं। ये लोग वीर सावरकर को गाली देते हैं। बाला साहब ठाकरे जैसे ऐसे महाराष्ट्र के गौरव की सराहना करने में इनके मुंह पर ताला लग जाता है। और मैंने इनको चुनौती दी है, अगाड़ी वाले जरा मेरी चुनौती को स्वीकार करें। उनके युवराज के मुंह से वीर सावरकर की तारीफ में एक भाषण करवा दे जरा। मैं अगाड़ी के साथियों को कहता हूं, अगर उनमें दम हो तो उनके युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की जरा तारीफ करवा करके सुनाए महाराष्ट्र को। साथियों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास न नीति है, न नीयत है और नैतिकता का नामो निशान नहीं है।
कांग्रेस को केवल और केवल सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया। कांग्रेस ने देश को मत, मजहब, भाषा और इलाके के आधार पर बांटा। सत्ता के लिए इन्होंने तुष्टीकरण का खतरनाक खेल खेला और अब वही कांग्रेस सत्ता के लिए दलित, पिछड़ा और आदिवासी को तोड़ने और बांटने का खेल खेल रही है। कांग्रेस के लोग एससी, एसटी, ओबीसी को अलग अलग जातियों में बांटकर उनकी एकजुटता तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस एसटी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस एससी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। कांग्रेस ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है। अलग अलग जातियों को आपस में लड़ाकर कांग्रेस पहले उन्हें कमजोर करेगी और बाद में उनका आरक्षण छीन लेगी। इसलिए आप सभी को बहुत सावधान रहना है। हमें याद रखना है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो साथियों, ये चुनाव महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश को दिशा देने का चुनाव है। अभी हाल ही में हरियाणा ने विकसित भारत के सपने पर मुहर लगाई है। अब भारत विरोधी ताकतों को पूरी तरह से मिटाने की जिम्मेदारी मेरे महाराष्ट्र की है, मेरे पुणे की है। और इसलिए मेरा आग्रह है, 20 नवंबर को महायुति के सभी उम्मीदवारों के लिए भारी संख्या में मतदान करें। आपका एक एक वोट महाराष्ट्र के बेहतर भविष्य की गारंटी बनेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हम सबको आशीर्वाद दिए। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज उन लोगों तक जानी चाहिए जिनकी डोरे 370 पर बैठे पड़े हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।